गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए, आज के सेशन में हम जो पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा गॉस का प्रमेय था, जिसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कंप्लीट हो गया। आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। 2-3 लेक्चर तक आपका क्वेश्चन बताया जाएगा। जो भी प्रश्न आपको दिक्कत करेंगे वो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस बुक का क्वेश्चन लगाने में दिक्कत कर रहा है, तो कोशिश किया जाएगा बताने के लिए। तो जिसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणावेश हो तो एक अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, ठीक है। प्रश्न ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणावेश हो तो एक अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। देखिए, प्रश्न में संकेत के रूप में दिया है कि एक अल्फा कण पर +2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। ये प्रश्न में दिया है कि जो अल्फा कण है उसमें +2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है अल्फा कण पर ना। ये दिया है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि अल्फा कण बराबर होता है, एक अल्फा कण बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक अल्फा कण बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन के ना। तो आवेश हमें निकालना है तो Q = N × E, क्योंकि अल्फा कण पर जो आवेश होता है 2E और 2 प्रोटॉन दे दिया है ना, तो हम धनावेश ही लेंगे क्योंकि 2 प्रोटॉन दे दिया है, ठीक है। जब 2 प्रोटॉन दे दिया है तो प्रोटॉन की उपस्थिति में जो प्रोटॉन का जो आवेश होता है ना, वो होता है +1.6 × 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻19 ना। तो प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन का आवेश लेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 × 10⁻19। तो Q बराबर हो जाएगा N के रूप में 2 और 1.6 × 10⁻19 कूलाम ना। तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर Q बराबर 3.2 × 10⁻19 कूलाम, 3.2 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर हो गया। तो देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणावेश हो तो एक अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। संकेत के रूप में दिया है एक अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो एक अल्फा कण बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन ना। तो Q = N × E, तो Q बराबर N का मान 2, E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो हल कर लेंगे तो 3.2 × 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो हमारा है, देखिए 7N14 पर नाभिक पर आवेश की कूलाम में गणना कीजिए, ठीक है। 7N14 नाभिक पर आवेश 7N14 पर नाभिक पर आवेश की कूलाम में गणना कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर जो आवेश की गणना करना है कूलाम में। संकेत के रूप में दिया है, संकेत के रूप में यहाँ पर दे दिया है कि नाभिक में 7 प्रोटॉन है। क्या नाभिक में जो है, नाभिक पर 7 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है? 7।
और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है धनावेश होता है ना। तो देखिए यहाँ पर 7n14, तो n यहाँ पर देखा जाए तो जो 7 है परमाणु क्रमांक है और 14 जो है परमाणु भार है ना। तो परमाणु क्रमांक, तो हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांकों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या ना। तो 7 प्रोटॉन है तो कितने हो जाएंगे, n बराबर 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे q बराबर n इंटू ई से, q बराबर n इंटू ई से। n का मान कितना है 7 और e का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो हल कर लेंगे 16 × 7 = 112, 11.2 ना गुणे 10⁻19, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1.12 इंटू 10⁻18 कूलम। कितना हो जाएगा 1.12 इंटू 10⁻18 कूलम हो जाएगा। दशमलव की साइड ले जाएंगे, पावर क्या होगा, एक ऐड होगा तो -19 में +1 तो कितना आ जाएगा -18। तो कितना आवेश हो जाएगा 1.12 गुणे 10⁻18 कूलम, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो उस चालक में आवेश की मात्रा तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि आवेश कितना होगा और कैसा आवेश होगा, ठीक है। कोई चालक है, ध्यान देना, और किसी चालक पर ना, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्या 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ध्यान देना। किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तब उस चालक पर आवेश, उस चालक पर आवेश की मात्रा, चालक पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए कोई चालक है, उस चालक पर आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करना, साथ साथ प्रकृति ज्ञात करना। ध्यान देना, आप समझ लो पहले कि कोई भी चालक हो ना, कोई भी चालक हो, उस पर अगर आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहेगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की उसमें क्या अधिकता है, या ऐसे कह सकता है बाहुल्य में है। बाहुल्य में मतलब ये भी है कि अधिकता में है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होगा तो चालक ऋणावेशित होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो चालक धनावेशित होगा ना। तो प्रकृति यानी कि अधिकता और कमी से हम ये समझ सकते हैं कि उसकी प्रकृति कैसी है। अगर अधिकता है तो चालक ऋणावेशित होगा, अगर कमी है तो चालक धनावेशित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो चालक कैसा होगा, चालक देखा जाए तो धनावेशित होगा, क्या होगा, धनावेशित होगा। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना है 500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब कमी है ना तो धनावेशित होगा, तो Q बराबर n इंटू ई। तो n का मान कितना है 500, e का मान 1.6 × 10⁻19, समझेगा। ये 00 -19 को +2 ऐड कर देगा तो -19 + 2 कितना हो जाएगा +17 -17। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 1.6 × 10⁻- कितना हो जाएगा 17, 16 × 5 = 80 ना। तो हो जाएगा 8 × 10⁻17 कूलम। कितना हो जाएगा 8 × 10⁻17 कूलम हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी शुद्ध जल का परावैद्युतांक अगर 81 हो, तो किसी शुद्ध जल का परावैद्युतांक अगर 81 है तो उस जल की निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान कितना होगा, ठीक है। उस जल की निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान क्या होगा। तो यहाँ कह रहा है यदि किसी जल का यदि किसी शुद्ध जल का, यदि किसी शुद्ध जल का, यदि किसी शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यदि किसी शुद्ध जल का परावैद्युतांक
81 हो तो कितना 81 हो तो ना, तो इसकी इसकी निरपेक्ष निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान कितना होगा, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान क्या होगा, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान क्या होगा, ठीक है, क्या होगा समझिएगा। यदि किसी शुद्ध जल का जो परावैद्युतांक का मान कितना है 81 है ना, यानी किसका मान दिया है, के का मान दिया है कितना 81। देखो मैंने बताया था कि के का कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई बीमा नहीं होती, बात समझना। तो इसका के का मान केवल 81 ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे ना, तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान कितना होगा ना। तो देखो जब मैं कूलाम का नियम बता रहा था तो उसी में मैंने नीचे छोटा सा डेरिवेशन के रूप में सूत्र बताया था, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, क्या एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो यहाँ पर देखेंगे एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 गुणे 10 घाते -12 ना, 8.85 गुणे 10 घाते -12, और के का मान कितना हो जाएगा 81, ठीक है, के का मान कितना हो जाएगा 81। इसको हम सॉल्व करेंगे ना, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो उसका मान आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 8.85 गुणे 10 घाते 8.85 गुणा 81 करेंगे, एक पंजे 5, एक अट्ठे 8 या 81 का गुणा 8.85, 5 का 5, 5 40, ठीक है, 405 आ जाएगा, 8 का 8, 8 टाइम 64 ना, फिर 8 का यहाँ पर 8, फिर 8 टाइम 64। तो देख सकते हैं आप 5 8 4 4 8 8 8 16, ठीक है, 6 4 10 और एक हाथ से लगा, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 अंक पे दशमलव लगा है, 2 अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा है, तो 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो 706.85 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 706.85, सही है। चलिए देखिए अब यहाँ पर देखेंगे कि एप्सिलॉन का जो मान आया इसका मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 706.85 गुणे कितना आ जाएगा 10 घाते -12 ना, गुणे 10 घाते -12। अगर दशमलव को हम यहाँ पर रखें ना तो कितना आ जाएगा 7.06 गुणे 10 घाते -10। देखो बुक में जो 7.17 करके देता है तो इसके पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5 से बड़ा है तो इससे पहले एक जोड़ सकते हैं तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो 7.17 लिख सकते हैं, ऐसे करके आंसर देता है बुक में। तो इसमें क्या करेंगे, इसके पहले में एक जोड़ देंगे ना, इसके पहले में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 71 हो जाएगा ना। ये लगभग देखा जाए तो 71 के लमसम, क्योंकि 5 से बड़ा रहता है संख्या तो उसके पहले में हम क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं ना, एक जोड़ देते हैं तो 7.17 या यही भी सही है ना। तो इसका जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 7.6 गुणे 10 घाते -10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो इसका मात्रक मैंने बताया था ना, इसका मात्रक बताया था क्या था, यह बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर। मात्रक निकालने का तरीका मैंने बताया था, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ जाएगा तो बराबर क्या जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/4πf Q1 × Q2 बटे में R स्क्वायर ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ये नियतांक है, इसको हटा देंगे तो Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, तो कूलाम का स्क्वायर F यानी न्यूटन, R यानी मीटर, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका रहा, ये था क्वेश्चन आपका, किसी शुद्ध जल का परावैद्युतांक कैसे हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान क्या होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी दिया है r बराबर 4 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, फिर आज दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दोनों सेम चीजें हैं तो प्रतिकर्षण तो होगा ही ना। तो दो प्रोटॉनों के मध्य दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी कितना है 4 गुणे 10⁻15 मीटर हो ना, 4 गुणे 10⁻15 मीटर हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की जो दूरी है 4 गुणे 10⁻15 मीटर हो। चलो देखो, तो कूलाम के नियम से यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से अगर हम बात करें ना तो क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में r स्क्वायर होगा। तो F बराबर इसका मान कितना होगा 9 गुणे 10⁻9 ना। अच्छा, प्रोटॉन तो वही तो 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा ना, क्योंकि आवेश वही रहेगा 1.6 × 10⁻19 ना। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना प्रोटॉन पर प्लस माइनस का अंतर रहता है ना। चलिए 1.6 × 10⁻19 दूरी कितनी है, दूरी 4 गुणे 10⁻15 है। तो 4 गुणे 10⁻15 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो देखो, तो यह बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1.6 कितना हो जाएगा 2.56 हो जाएगा, या ऐसे रहने देते हैं 10⁻38 और 9 इससे घट जाएगा तो 38 में से 9 घटेगा -29 आ जाएगा। तो 9 गुणे 1.6 × 1.6 ना, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻29 बटे में 4 का वर्ग 16 गुणे 10⁻- कितना हो जाएगा 30, ये 10⁻30 ऊपर जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको 16 करें तो -30 हो जाएगा, अगर हम इसको 16 करें तो यहाँ कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा ना। तो ये बराबर हो जाएगा 9 गुणे 1.6 × 10⁻30। तो एक को हमने हटा दिया तो यहाँ जाएगा 16 बटे में कितना आ जाएगा 16 गुणे 10⁻30। तो 16 से 16 कट जाएगा, 10⁻30 से 10⁻30 कट जाएगा। ठीक है, तो 16 9 144। तो ये बराबर कितना आ जाएगा 14.4 न्यूटन। कितना आ गया आंसर 14.4 न्यूटन ना। ये इसका मान 9 गुणे 10⁻9, इसका मान 1.6 इसका मान, इसको देखो 10⁻19 10⁻19 10⁻38 10⁻9 घट जाएगा 10⁻−29 ना। चलिए एक दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पावर 1 बढ़ जाएगा, -29 से -30 हो जाएगा। तो 1.6 बचा और यहाँ पर मैंने इसको 16 यहाँ लिख दिया, 10⁻30 कट गया, 16 16 कट गया, 16 9 144 14.4 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल कितना होगा 14.4 न्यूटन। चलिए देखिए आगे चलिए देखिए अगला प्रश्न है, एक यूरेनियम 92 238 से अल्फा कण उत्सर्जित होकर
एक यूरेनियम 9238 नाभिक से ना, क्या यूरेनियम 9238 नाभिक से एक अल्फा कण, क्या एक अल्फा कण उत्सर्जित होकर, एक अल्फा कण उत्सर्जित होकर नाभिक से, नाभिक के परमाणु से, नाभिक के परमाणु से, ठीक है, नाभिक के परमाणु से, नाभिक के परमाणु से परमाणु से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी, 9 × 10⁻⁻15 मीटर की विघटित उत्सर्जित होकर नाभिक के परमाणु से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो समझिएगा, यूरेनियम 9238 नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होकर नाभिक के परमाणु से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर चला जाता है, मतलब पहुंच जाता है 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर ना, तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, ठीक है, वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न ये है, कितने मीटर की दूरी चला जाता है? 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर चला जाता है, इतना समझिएगा। प्रश्न ये है आपका कि कोई यूरेनियम 9238 एक परमाणु है, रेडियो एक्टिव तत्व है ना, तो नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होकर, क्या नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होकर नाभिक के परमाणु से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर पहुंच जाता है, तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल ज्ञात करना है ना। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यूरेनियम 9238 है, समझिएगा, यूरेनियम 9238 है, अगर इससे अल्फा कण निकलेगा, मान लो अल्फा कण निकल कर इससे ना, और कितनी दूरी पर चला जाता है, मान लो निकल गया अल्फा कण, यहाँ पर चला गया ना, कितनी दूरी पर चला गया? 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर, ये आर का मान हो गया, इतनी मीटर की दूरी पर चला जाता है ना, ये हमारा किसका मान है? आर का मान है। अच्छा, जब निकलेगा इससे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा ना, कोई भी तत्व मान लो यक्स ना, तो 90 आ जाएगा। अच्छा, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, तो परमाणु भार में 4 की, तुमको परमाणु भार से मतलब है नहीं ना, तो कितनी दूरी पर रहेगा ये? 9 × 10⁻15 मीटर दूरी पर। यहाँ पर अल्फा कण आ जाए, एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए, तो ये Q1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q2 ना, दूरी हमको पता है तो लगा लेंगे क्वेश्चन। चलिए, तो लिखेंगे ये बराबर 1/4πε0 मतलब 9 × 10⁻9, Q1 यानी कि 90E, Q2 यानी कि 2E ना, Q1 यानी कि 90E और Q2 यानी कि 2E ना, R कितना है? 9 × 10⁻15 का स्क्वायर। चलिए देखिए, यहाँ पर यह बराबर 9 × 10⁻9 और यहाँ पर 90 गुणा, या ऐसे लिख देते हैं 90 × 2 ना, ई कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻−19 का स्क्वायर ना, बटे में 81 × 10⁻30 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अच्छा, यहाँ से देख सकते हैं 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90 ना। चलिए, तो यह बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻9 गुणे, या 10⁻9 और यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, 10⁻10। चलिए, गुणे 2 हो जाएगा। इसको अगर हम वर्क करेंगे तो 2.56 × 10⁻38 बटे में 10⁻30, 10⁻30 ऊपर जाएगा, 10⁻+30 हो जाएगा ना। चलिए, 10⁻+30 हो जाएगा, 10⁻30 और 10⁻10, 10⁻40, 10⁻−38, 10⁻2 बचेगा, 10⁻−30 ऊपर जाएगा, 10⁻+30 और 10⁻10 पहले था, 10⁻40 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻40 गुणे, यहाँ पर देखो 2.56, यहाँ पर आ जाएगा 5.12 आ जाएगा गुणा करने पर, तो 10⁻- यहाँ पर 40 हो गया ना, 10⁻40, 10⁻−38, तो ये देखो यह बराबर आ गया 10⁻2 गुणे 5.12, तो आ गया ये बराबर 512 न्यूटन। क्या? 512 न्यूटन, ठीक है। तो इनके भी जो कार्यरत वैद्युत बल होगा
वो कितना हो जाएगा, 512 न्यूटन का हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 512 न्यूटन का आ जाएगा। चलिए इतनी मात्रा समझ में आई। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आपका भी 2-3 दिन और चलेगा न्यूमेरिकल, उसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, गॉस का प्रमेय ना। जो भी आपको क्वेश्चन यूपी बोर्ड से संबंधित दिक्कत कर रहे होंगे वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।